12वीं के इतिहास का टॉप 50 का 50 क्वेश्चन ये है और इसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ मिसलेनियस प्रश्न है सब, इसमें 126 नंबर पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, ये अंग्रेज थे और इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में की गई थी। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है और 1885 हो गया। बंबई में इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है और वर्तमान में इसका छाप पंजा छाप है, हाथ छाप। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाए थे ये। ठीक है, और W.C. बनर्जी कहाँ के थे, तो कलकत्ता के थे, एक वकील साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा सन 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी और ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने हड़प नीति चलाया। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही दी, ये हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही दी। ठीक है, अवध को कुशासन के आरोप में लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है और वहीं पर विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ठीक है, ये वही हरिहर और बुक्का दो भाई हैं जिनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली में शासन कर रहा था इस समय, इससे पहले, तो वे जो है मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली लेके गया और वहां पर इनको बंदी बना लिया और कहा कि आप दोनों भाई जो हैं मुसलमान बन जाइए और हमारी सेना में शामिल हो जाइए। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब ये दक्षिण भारत आते हैं और वहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, 130, शिशुनाग वंश का केंद्र कहाँ था। इसका सही उत्तर होगा मगध। मगध में जो है शिशुनाग वंश का केंद्र था। उसके अलावा शिशुनाग वंश के अलावा एक और वंश है जिसका नाम है नंद वंश और इसी का अंतिम राजा का नाम क्या था, धनानंद। और धनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। और वर्तमान में मगध क्या है, पटना का क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वही मगध का इलाका है। और पटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नयनार संत किसको पूजते थे, अर्थात नयनार जो संत थे ये किसकी पूजा करते थे, तो भगवान शिव की। यहां से एक और प्रश्न आता है कि अलवार और नयनार ये दोनों दक्षिण भारत के संत थे। तो अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की। ठीक है, अलवार संत जो थे वे विष्णु भगवान की पूजा करते थे और नयनार से जो संत थे वे शिव की। न से नयनार तो शिव भगवान, अ से अलवार तो विष्णु भगवान। नूरजहां का शासनकाल कब से कब तक था। नूरजहां का 1611 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है, और इस काल में जो है नूरजहां जहांगीर के ऊपर काफी हावी थी और जहांगीर की ये पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, क्योंकि जहांगीर जो है वो अनारकली से प्रेम करता था और अनारकली को दीवार में किसने चुनवा दिया, तो मुगल बादशाह अकबर ने, और अकबर का बेटा जहांगीर था। 133, अग्रहार भूमि किसको दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण जो थे पंडित जी, उन लोगों को अग्रहार भूमि जो है दान में दी जाती थी दक्षिण भारत में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, इसका सही उत्तर होगा चौधरी रहमत अली।
चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का ये जन्मदाता है, और ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह पढ़ता था, और वहीं इसने पाकिस्तान शब्द का नारा दिया, का शब्द दिया। तो जब भी शब्द पूछेगा तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया सन 1942 में। ठीक है, अगर यहां से प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन, तो ये आया 1928 में। किस भक्ति संत ने गीता पर टीका मराठी भाषा में लिखी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा संत ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर कहिए या मानेश्वर कहिए। इन्होंने जो है गीता जो पुस्तक है उस पर मराठी भाषा में इन्होंने टीका लिखा है। ठीक है, कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो संगीतियां होती थी उसमें अंतिम जो संगीति थी, चौथी संगीति, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में वह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, अबू फजल कृत आईने अकबरी, यानी अर्थात आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। किसके शासन का वर्णन है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अकबर। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का वर्णन आईने अकबरी में है। ठीक है, और आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वह किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में कब आया? तो 1608 ईस्वी में आया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 140, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो, ये भी अंग्रेज। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था, जैसे नाम से ही देख रहे हैं कि फ्रांसवा है, तो ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, यह जो था चिकित्सक भी था, और यह शाहजहां का जो बड़ा लड़का था, शाहजहां का बड़ा लड़का, उसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, और इस दारा शिकोह का इसने इलाज किया था चिकित्सक के रूप में। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वह चिकित्सक तो है ही, उसके अलावा आपको इतिहासकार भी है, हिस्टोरियन, और उसके अलावा दार्शनिक भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? तो ये जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो एक तो महाभारत है और दूसरा रामायण है। ये दोनों जो है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है, और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, वाल्मीकि। और ये दोनों जो है, महाभारत और रामायण, ये दोनों प्राचीन भारत के महाकाव्य हैं। अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछे कि सर्व प्राचीन महाकाव्य कौन है, यानी कि सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना यहाँ पर हो जाएगा रामायण। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा देसी राज्य से। देसी राज्य से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन संबंधित था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा सन 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में। लॉर्ड मेयो नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो, मेयो के शासनकाल में जो है 1872 में पहली जनगणना हुई। अगर यहाँ प्रश्न ये पूछता कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके अलावा दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिया था।
जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, नेताजी इनको कहा जाता है, नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिएगा लोग। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो सन 1946 में भारत आया था। ठीक है, और इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, तब जाकर अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा फाहियान। फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, और ये चीनी यात्री था। ये भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि गुप्त काल में फाहियान जो यात्री आया था किस देश का रहने वाला था? तो चीन का रहने वाला था। कब आया? तो गुप्त काल में आया। कौन आया? तो फाहियान आया। और किसके शासन, कौन से राजा थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कहीं कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, जिसमें कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, तो कालिदास जैसे व्यक्ति, आर्यभट्ट जो कि पटना के रहने वाले थे, वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तंबाकू के सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यहाँ प्रश्न को ध्यान देना है। यहाँ कह रहा है कि तंबाकू को उपयोग किसने सबसे पहले किया मुगल सम्राट में? तो अकबर ने किया। यानी कि खैनी खाना का काम कौन शुरू किया? तो अकबर किया। लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? तो जहांगीर ने। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंबाकू का सेवन यानी कि खैनी किसने खाया? तो अकबर ने। और इसको बंद किसने किया? तो अकबर का बेटा जहांगीर ने। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो स्पष्ट है कि लोहा का इनको ज्ञान नहीं था। अगर लोहा का ज्ञान रहता तो लोग बहुत आगे चले जाते। लोहा की ज्ञान बाद के काल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत आती है। बाकी इन लोगों को टीन, कांसा, तांबा, सोना, लाजवर्द जिसे लेपिस लेजुली भी कहा जाता है, उसके अलावा सीसा, इन सब धातुओं की इन लोगों को ज्ञान थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में हुआ था। किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और यहीं पर नमक कानून को ये तोड़े थे इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो, ये 2 बहनें थी और ये 4 भाई थे। तो जनरली परीक्षा में नाम सिद्धू कान्हू का ही आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह गलत लिखा हुआ है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे वे मुंडा विद्रोह के नेता थे। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। और यही वो एरिया था दामन ए कोह का। दामन ए कोह के क्षेत्रों में हुआ था। ये भूभाग है जो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर, बिहार के राजमहल की पहाड़ियों से लेकर झारखंड के छोटानागपुर के बीच में स्थित था। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर होगा B.R. अंबेडकर। जब भी यहां पूरा प्रश्न आए कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति एक ही चीज है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देना है। अगर यहां से ये प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उसका आंसर हो जाएगा JL नेहरू ने। ठीक है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अंबेडकर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? यहां ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देना है। देखिए, इसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी ये प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत का लिखा हुआ है, माने भारत का,
अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर यहाँ पूछता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तब यहाँ हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, या इसके अलावा एक और चीज पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय शब्द लगाए चाहे भारत का लगाए तो इसका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी, और अगर भारत के लगा दे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ये फंसाऊ प्रश्न है, इसको आप लोग क्लियर, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि अगर ये प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी होंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी होंगे। अगर ये प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। ठीक है, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया, अर्थात डायरेक्ट रूप से किसानों को जमीन का मालिक मान लिया गया और उन्हीं से अंग्रेज टैक्स लेने लगे। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून आप लोगों ने पढ़ा होगा। काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून बिना वकील और बिना दलील का कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता था। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, दक्षिण भारत में, और चूंकि औरंगजेब की जो पत्नी थी उसका मकबरा भी दौलता बाग में है। इसको दौलता बाग में इन्होंने जो है शाहजहां की तरह बनवाया है ताजमहल अपनी बीवी के लिए। ठीक है, तो वहीं दौलता बाग में ये लास्ट में चला गया, क्योंकि ये दक्षिण भारत को बार बार जीतना चाहता था। अवध का अधिग्रहण किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। यह वही डलहौजी है जिसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया, और इसी के अधिग्रहण करने के चलते, चूंकि देश में उस समय अवध से ही सबसे ज्यादा सिपाही थे। ठीक है, तो इसने अवध का अधिग्रहण कर लिया 1856 ईस्वी के आसपास। तो क्या हुआ, यहाँ से जो किसान जो भी सैनिक थे, तो कोई भी सैनिक अगर रहेगा तो उसके घर वाले तो किसानी है, कहीं ना कहीं से किसानी से वो जुड़ा हुआ होगा, उसके चाचा है, मामा है, भैया है, पिताजी हैं। तो यहाँ से जो है, चूंकि किसानों को जब दिक्कत होने लगी तो सैनिकों को तो दिक्कत होगी, चूंकि वे लोग अंग्रेज के लिए ही लड़ रहे थे। तो यहाँ से जो अधिकतर जो सैनिक थे उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि अवध का अधिग्रहण किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत की। ठीक है, दांडी किस राज्य में? दांडी जो है ये दांडी यात्रा से संबंधित प्रश्न है, तो दांडी गुजरात में है। कहाँ है? दांडी गुजरात में है। और उसके अलावा साबरमती आश्रम कहाँ है? तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। और यहीं से महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है इन लोगों को व्यापार करने का अधिकार देती है कि आप जो है पूर्व के देशों के साथ जाकर व्यापार कर सकते हैं। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। अगर ये प्रश्न पूछे कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आ ही गया, तो कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने अमुक्त मालदेय जैसी पुस्तकों को लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1942 में। ठीक है, इसी को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को।
अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। क्योंकि अकबर जब राजा बना, भारत का मुगल सम्राट बना, तो ये उस समय मात्र 14 वर्ष का था। तो 14 वर्ष का तो मान लीजिए अभी बच्चा ही हुआ। तो बैरम खां जो इसका संरक्षक रहा, और इसी बैरम खां के नेतृत्व में अकबर तो केवल कठपुतली था, तब जाकर जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है और इसमें अकबर जीत जाता है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से हम्पी जो है संबंधित है। ठीक है, चूंकि देखिए जो भी 12 के जो हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, पॉलिटिकल साइंस हैं या साइकोलॉजी विषय है, इन सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव पहले अपलोड कर दी जाएगी मिसलेनियस, उसके बाद चैप्टर वाइज सबकी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दी जाएगी। उसके अलावा जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय या लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, सबका वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप लोग। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्लास 9, 10, 11 और 12 इन सभी की पढ़ाई होगी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। ठीक है, यह वही अलबरूनी है जिसने किताब उल हिंद की रचना की और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि का क्या नाम था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा पोलज। ठीक है, पोलज एक प्रकार की भूमि थी जो काफी जो है उपजाऊ थी। ठीक है, महिला संत कौन थी? महिला संतों का अगर नाम देखा जाए तो मीरा थी, जो कृष्ण की करती थी पूजा। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। तो यही मीरा जो है गाना गाती हैं श्री कृष्ण के लिए। तो ये भी महिला भक्ति संत थी। उसके अलावा अंडाल दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी, कराईकल, ये तीनों जो है वो महिला संत थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोपुरम का संबंध क्या है? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिर अर्थात टेम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए मैं एक मंदिर का चित्र बना रहा हूँ और यहाँ पर झंडा लहरा रहा है, ये मंदिर हो गया। तो गोपुरम का मतलब ये है कि यहाँ जो सीढ़ियाँ जो बनाई गई है, तो सीढ़ियों से चढ़कर आप मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करते हैं, तो ये इतनी अच्छी बनाई गई थी। तो इसे मंदिरों में प्रवेश जो द्वार होते हैं, मंदिर लिख देता हूं मैं यहाँ, मंदिरों में प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा में महिला के अधिकार संबंधी सिफारिश किसने की थी? हंसा मेहता। हंसा मेहता ने, जो कि महिला हैं, इन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सिफारिश की थी। आज महिलाओं को काफी आरक्षण बिहार सरकार द्वारा दी गई है। जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास करने पर जो है पैसे मिल रहे हैं। अच्छी बात है, साइकिल योजना है। उसके अलावा महिलाओं को बिहार सरकार द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की नौकरियों में 35% की आरक्षण व्यवस्था है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी वैकेंसी आती हैं जैसे शिक्षक वगैरह की, तो उसमें 50% सीटें जो है महिलाओं को आरक्षित है। ठीक है, उसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी चुनाव होते हैं उसमें भी आधे सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार बहुत इससे फायदा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत विधानसभा में किसने की थी? संविधान सभा में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा आरबी धुलेकर। आरबी धुलेकर जो साहब थे, ये अनछुआ सा प्रश्न है, इसको ध्यान देना है कि संविधान सभा में महिला अधिकार संबंधी सिफारिश किसने की? तो हंसा मेहता ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आरबी धुलेकर ने। बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ देखिए प्रश्न पे ध्यान देना है। बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता पूछ रहा है, तो बाबू कुंवर सिंह होंगे। बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, 80 वर्ष के बूढ़े थे और ये काफी जवानी के साथ, जोश के साथ लड़े। भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा जनता में। लेकिन जनता अगर प्रश्न न रहे, यानी भारत के लोग में, तो वहां पर सीधे मार देना है भारतीय संविधान में। ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुसार
स्वप्रभुता यानी सर्वोच्च सत्ता किसमें है, तो भारत के जनता में है, क्योंकि जनता ही मिलकर जो है भारत देश के लिए नेता चुनते हैं और वे नेता इस जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए सही निर्णय लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न पे ध्यान देना है कि भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें, तो भारत के जनता में। अगर जनता ऑप्शन में नहीं रहे तो भारत के संविधान मार देना, ठीक है। धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है और 3 गो किताब है। एक का नाम है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए आ गया प्रश्न, इस पर ध्यान देना है। जब भी यहां पूछे कि स्वतंत्र भारत के, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन यहीं पर रहता कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो हो जाता सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का कहेगा तो राजा गोपालाचारी रहेंगे, ठीक है। यहां पर है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली किस धर्म से संबंधित है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म, महावीर स्वामी वाला धर्म जैन धर्म से संबंधित। आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा जिसका नाम था बाहुबली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बाहुबली फर्स्ट और बाहुबली सेकेंड, और उसमें मूर्ति देख रहे हैं ना, तो ये सब कहीं ना कहीं इतिहास से ही प्रेरित ये सब मूवी है सब। आप लोग इसको देखिएगा, मजा आएगा। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। इस प्रकार ये हमारा टॉप 50 12 क्लास के इतिहास का ऑब्जेक्टिव रहा और ये इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले जो है 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये 50, ये भी 50 और ये भी 50, यानी कि लगभग 175 क्वेश्चन मिसलेनियस रूप में अपलोड किया जा चुका है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप लोगों को इससे लाभ हो। और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा काफी अच्छी जाएगी। आप लोग जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।